नमस्कार। तो चलिए सीधे इस मामले की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे संवेदनशील मामले की परतें खोलने वाले हैं जो डिजिटल दुनिया से लेकर कोर्ट रूम तक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं तृषा शर्मा केस की। इस मामले में जितने सवाल हैं, जवाब उससे कई ज्यादा उलझे हुए हैं। बिना किसी पक्षपात के, केवल तथ्यों और मौजूद सबूतों के आधार पर आइए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। एक 31 साल की गर्भवती महिला की मौत, पीछे छूटे कुछ खौफनाक डिजिटल मैसेज और सच के बिल्कुल अलग दावे करने वाले दो परिवार। ये सिर्फ कोई साधारण हेडलाइन नहीं है। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक तरफ वो आखिरी डिजिटल संदेश हैं जो किसी और ही दर्द की कहानी बयां करते हैं, और दूसरी तरफ दो परिवारों के वो दावे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। भाग 1, तृषा शर्मा की मौत। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि तृषा का जीवन असल में कितना बहुआयामी था। वो कोई साधारण प्रोफाइल वाली महिला नहीं थी। नोएडा से पढ़ी हुई एक MBA ग्रेजुएट, मार्केटिंग प्रोफेशनल, पूर्व मिस पुणे, तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री और साथ ही एक सर्टिफाइड योग ट्रेनर भी। सफलता और प्रतिभा से भरे इस जीवन का अंत जिन दर्दनाक परिस्थितियों में हुआ, वो सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। पुलिस और ससुराल वालों के शुरुआती बयानों के मुताबिक 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में तृषा शर्मा अपने ससुराल की छत पर लगे एक एक्सरसाइज रॉड से लटकी हुई पाई गईं। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बस यहीं से दोनों परिवारों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशाओं में जाने लगती हैं। भाग 2, त्रासदी से पहले का घटनाक्रम। चीजों को समझने के लिए आइए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी क्रोनोलॉजी कैसे बनती है। यहाँ टाइमलाइन पर गौर करना बहुत जरूरी है। 2024 में एक डेटिंग ऐप पर तृषा की मुलाकात भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई। दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हो गई और फिर महज 5-6 महीने बाद ही 12 मई 2026 को तृषा की मौत हो गई। इन चंद महीनों के भीतर ही तृषा ने कई बार अपने मायके का दौरा किया था। शादी और इस त्रासदी के बीच का ये समय वाकई बहुत ही कम था। भाग 3, अहम सबूत और बातचीत। आइए अब उन डिजिटल निशानों की गहराई में चलते हैं जो तृषा पीछे छोड़ गई हैं। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ। ये वो संदेश है जो तृषा ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को व्हाट्सएप पर भेजा था। ये चैट्स साफ दिखाते हैं कि वो उस वक्त कितने भारी भावनात्मक तनाव से गुजर रही थीं। परिवार का आरोप है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। उसी बातचीत में उन्होंने लिखा, समर्थ पूछता है कि मेरे गर्भ में किसका बच्चा है। मेरी जिंदगी नरक बन गई है। ये लोग बहुत क्रूर हैं। इन संदेशों को तृषा का परिवार सीधे सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। उनका कहना है कि ससुराल वाले उन पर शक करते थे और उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं फंस गई हूं ब्रो, बस तू मत फंसना। ज्यादा बात नहीं कर सकती। सही समय आने पर कॉल करूंगी। ये तृषा का आखिरी ज्ञात मैसेज था जो उन्होंने 12 मई को ही अपनी दोस्त मीनाक्षी को इंस्टाग्राम पर भेजा था। लेकिन दुख की बात है कि वो सही समय वाला कॉल कभी नहीं आया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल इस डिजिटल टाइमलाइन से मेल खाता है। फुटेज में तृषा मौत से कुछ देर पहले छत की ओर जाती दिखती हैं और फिर कुछ ही देर बाद उनके पति और 2 अन्य लोग उन्हें सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिखाई देते हैं। यह सबूत उन आखिरी पलों की पुष्टि करता है। भाग 4, ससुराल वालों का बचाव। इस मामले के दूसरे पहलू को देखना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ दोनों नैरेटिव्स बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ तृषा का परिवार लंबे समय तक दहेज उत्पीड़न, मानसिक शारीरिक शोषण और हत्या का आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ससुराल पक्ष इन सभी बातों को सिरे से खारिज करता है। उनका बचाव है कि यह मामला पूरी तरह आत्महत्या का है, जिसके पीछे नशीले पदार्थों पर निर्भरता और भावनात्मक अस्थिरता जैसे कारण थे। तृषा की सास, जो खुद एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कुछ खास दावे किए हैं। उनका कहना है कि परिवार ने तृषा के हाथ कांपने और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण देखे थे, जिसे वे नशीले पदार्थों की लत से जोड़ते हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि तृषा ने मना करने के बावजूद अबॉर्शन पिल्स ली थीं। कोर्ट ने सास को तो अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन पति की याचिका खारिज कर दी गई। वह उनकी आय का साधन थीं और उसकी मौत के बाद वे अब फायदा उठाने और अधिक पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो ससुराल पक्ष ने तृषा के माता-पिता पर लगाया है।
उनका तर्क है कि सारा मामला सिर्फ आर्थिक लाभ और सहानुभूति बटोरने के लिए उछाला जा रहा है। भाग 5 जारी जांच और विरोध प्रदर्शन। फिलहाल पुलिस ने 6 सदस्यों वाली एक SIT यानी विशेष जांच दल का गठन किया है, जो हर संभावित एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। चूंकि पति समर्थ सिंह फरार हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि त्विषा का परिवार अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और 3 प्रमुख मांगें रखीं। पहला, कोर्ट की निगरानी में SIT जांच हो। दूसरा, दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। और तीसरा, जब तक ये सब ना हो, शरीर को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए -4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाए। तो अंत में सवाल यही उठता है कि एक ऐसे मामले में जो दहेज, उत्पीड़न और नशीले पदार्थों के सेवन के आरोपों के बीच इतनी बुरी तरह बटा हुआ है, सच कैसे सामने आएगा? डिजिटल फुटप्रिंट्स और फॉरेंसिक सबूत अंततः उस रात छत पर हुई घटना का सच कैसे उजागर करेंगे? ये एक ऐसा जटिल कानूनी और जांच का रास्ता है जिस पर आगे बहुत कुछ निर्भर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।